हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम 9th क्लास का जियो का चैप्टर 2 पढ़ेंगे सपोर्ट मटेरियल से और समझेंगे। ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। भारत का भौतिक स्वरूप मतलब फिजिकल उसकी जो स्थिति है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे कि कहाँ पहाड़ है, पठार है। तो इस बार के जो सपोर्ट मटेरियल में बहुत अच्छे से इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए दिया गया है कि जो पहला पॉइंट दिया गया है वो पहला एरिया क्या है, हिमालय पर्वत का। ठीक। दूसरा उत्तर मैदान है, उत्तरी मैदान है। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार है। भारतीय मरुस्थल है। चौथे नंबर में है भारतीय मरुस्थल। पाँचवें पे तटीय मैदान और द्वीप समूह है। ठीक है ना। 6 पॉइंट दिए गए हैं। तो हम इसमें देख लेते हैं मैप में। तो यहाँ देख लो, पहला हिमालय क्षेत्र। ठीक है ना, हिमालय क्षेत्र है तो आपका। दूसरे पॉइंट में क्या बोला था, लैंड प्लेन। ठीक है ना, नॉर्दर्न प्लेन जिसको मैदानी क्षेत्र कहते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे भी कंफ्यूजन मत होना, जो ये वाला एरिया भी दिया गया ना, ये भी हिमालय की ही इसमें ब्रांचेस मिलती हैं। ये हिमालय यहाँ से लगा हुआ है ना। ठीक है, पूरा 1 को 1 से मिला दो तो ये पूरा हिमालय की सारी श्रृंखला मिली हुई है। दूसरा उत्तरी मैदान है, इसको लिख लोगे यहाँ पे तब भी समझ में आएगा आसानी से, उत्तरी मैदान। थर्ड में ये प्रायद्वीपीय पठार हैं। पठार की डेफिनेशन तो पता ही है आपको कि एक मेज जैसी, टेबल जैसी शेप अगर लगेगी, थोड़ा सा जमीन से टेबल का प्लेन होगा उठ के, तो उसको क्या कहेंगे हम, पठार। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है ये मरुस्थल, राजस्थान के पास थार का मरुस्थल, जिधर इधर देखते हैं। ठीक, मरुस्थल। अब यहाँ पे 5th पॉइंट हमारा देखना है। 3rd हो गया, 4th हो गया, तो 5th पॉइंट हम देखेंगे। ये जो तटीय क्षेत्र है, यहां से लेके ना, ये देखो तटीय क्षेत्र, ये पूरा जितना जितना रेड होता जा रहा है, ये सब क्या है, समुद्री तट है यहां तक। ये पश्चिमी तट हो गया, ये पूर्वी तट हो गया। छठा ये द्वीप है। ठीक है ना। यहाँ पे जो तुम्हारा अरब सागर, यहाँ पे अरब सागर है और यहाँ बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, महासागर। ठीक है ना, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे जो आप कहेंगे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है ना। तो ये स्थिति इसमें दी गई है, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इसमें कहता है भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत श्रृंखला विस्तार। भारत की जो उत्तरी सीमा पर है, जो हमने यहाँ से भारत के यहाँ मैप से यहाँ तक, तो यहाँ पे क्या है, हिमालय का सीमा विस्तार है। हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है क्योंकि ये और पर्वत से क्या है, नया बना हुआ है, इसलिए से नवीन वलित पर्वत, क्योंकि ये धीरे धीरे इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ठीक ना। हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई कश्मीर से 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। मतलब कश्मीर एरिया में ये 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक। ठीक ना, इसीलिए 1 नंबर यहाँ और 1 नंबर यहाँ पे 2 जगह दिया गया था। हिमालय का देशांतर विस्तार 3 श्रेणियों में बांटा गया है। मतलब जो हिमालय की जो पूरा एरिया है ना, 3 पार्ट में बांट दिया गया है। पहला हिमाद्री हिमालय, हिमाचल हिमालय और जैसे मध्य हिमालय और अलग अलग। तो उसके बाद ये है शिवालिक हिमालय। तो पहले देखते हैं हिमाद्री हिमालय, सबसे उत्तरी भाग में स्थित सबसे अधिक सतत श्रृंखला, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई ये श्रृंखलाएं
6000 मीटर की ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर, इस श्रृंखला में जो हिमाद्री हिमांचल है, हिमालय है, इसमें क्या है 6000 मीटर तक की ऊंचाई वाले पहाड़ मिलते हैं देखने को। और इसमें कौन कौन से पहाड़ आते हैं? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, नंगा पर्वत, ठीक है ना। ये सारे पर्वत हैं जो 8th क्लास में भी पढ़े होगे, 7th 8th क्लास में भी। उसके बाद आता है हिमाचल वाला एरिया, तो 3700 मीटर की से लेके 4,500 मीटर, 4500 मीटर के पर्वत हैं। मतलब जो 3700 मीटर, 3700 मीटर की ऊंचाई से लेके 4500 मीटर की ऊंचाई तक के पहाड़ हैं इसमें, जिसमें से कौन कौन से पहाड़ आते हैं? पीर पंजाल, धौलावीरा, महाभारत श्रृंखला, कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू की घाटियाँ, ये सब स्थित हैं। तो ये किस में? हिमाचल के एरिया में है, जहाँ सब टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा जाते रहते हैं। इन पर्वतों को याद रखना जो श्रृंखलाएँ दी गई हैं, पीर पंजाल, धौलावीरा बोल दिया था, धौलाधर, महाभारत श्रृंखलाएँ, कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ यहाँ स्थित हैं। शिवालिक, सबसे बाहरी श्रृंखला ऊंचाई, जो बाहर की शिवालिक है, जो बाहर वाली श्रृंखला है, शिवालिक श्रेणी, यहाँ नीचे देख सकते हो सबसे इधर, इसकी 900 से 1100 मीटर तक है। शिवालिक की घाटियों को दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ठीक है ना। जो शिवालिक पर्वत की जो घाटियां हैं उनको क्या कहते हैं? दून कहा जाता है। ये भी याद रखना जो घाटियां हैं, ये यहाँ से पूरा इसका एरिया यहाँ तक है। देखो यहाँ पे हिमाद्री है श्रेणी, हिमाचल श्रेणी, ये पूरी श्रेणी यहाँ पे बता गया। यहाँ तक पर्वत हैं, इस किनारे तक भारत के वो हिमालय पर्वत है। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व के आधार पर भी विभाजित किया गया। उत्तर दक्षिण के बाद तो छोड़ दो, लेकिन पूर्व पश्चिम के हिसाब से भी इसको बांटा गया है। तो दिया गया है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, 3 तरह के हिमालयों पे इसे बांट दिया गया नाम से, 4 तरह से। हाँ, और 5वां यहाँ पे आपका है पूर्वांचल हिमालय, इधर नीचे है, ठीक है ना। तो 5 तरह इसे बांटा गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है, इसमें देख सकते हैं। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है, बांट दिया गया है। जैसे पंजाब हिमालय, नदियाँ कौन कौन सी उसमें है? सतलुज सिंधु नदी के बीच है, ये 2 नदियों के बीच में है। कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। और पूर्वांचल हिमालय भारत की पूर्व सीमा के साथ फैला हुआ है। यहाँ इस बार जो सपोर्ट आपको मिला है बहुत बेस्ट तरीके से बना दिया गया है। बहुत चीज़ें जो पहले नहीं दी जाती थी इसमें दी गई हैं अलग से। तो अच्छे से एक बार रिवीजन करना, हमारे साथ भी रिवीजन कर लो, तो मोस्टली आपको 20 तारीख का एग्ज़ाम है, आपका लर्न हो जाएगा। उत्तरी मैदान, अब उत्तर का मैदान क्या है? उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र, 3 बड़ी नदियां हैं जिनके साथ ही मैदान बनता है। इनकी सहायक नदियों से बना हुआ है। और मैदान बनता कैसे है? जो बड़ी बड़ी नदियां और उनकी सहायक नदियां होती हैं, अपने साथ जो मलबा मिट्टी लेके आती है बहा के, वो जमा छोड़ती चली जाती है किनारों पे, उसी से क्या होता है? मैदान बन जाता है। और प्लेन मैदान बना होता है, जहाँ पे प्लेन दो पहाड़ों से नदी चल के आती है, ऊपर से नदी उतरेगी, जहाँ प्लेन एरिया होगा वहाँ मिट्टी छोड़ती जाएगी ऊपर, तो तेज धारा के साथ आ रही है ना। लेकिन जहाँ पे हरिद्वार में यहाँ पे ज़मीन पे आती है मैदानी क्षेत्र में, और यहीं से फिर ये क्या करती है? फैलाव करती है, स्पीड इसकी स्लो हो जाती है, जिससे क्या होता है? जो साथ लाई रेत मिट्टी का किनारे पे ये छोड़ती चली जाती है। उन मिट्टियों से क्या होता है? मैदान का निर्माण होता है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। मैदान की लंबाई 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर तक की होती है। देख लो, मैप में भी दिया गया है पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का मैदान।
ये काफ़ी खूबसूरती से इस बार समझा दिया गया है कि मतलब इसके जो मैदान हैं मैप में भी तुम्हें दिखा दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा मैदान बना हुआ है। उत्तरी मैदान को 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। तीनों वर्ग यहाँ पे दिखा गया 1, 2 एंड 3। पंजाब का मैदान, उत्तरी मैदान व पश्चिमी भाग, इस भाग में दोआबों की संख्या अधिक है। दोआब, 2 नदियों के बीच का भाग, इसीलिए पंजाब कहा जाता है उसे, क्योंकि वो 5 नदियों के बीच से बना हुआ है, उसके बीच का है। और गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदी के बीच है। ब्रह्मपुत्रा का मैदान ब्रह्मपुत्रा और उसकी वितरिकाओं से बना है, असम में स्थित है। उत्तरी मैदान की भौगोलिक आकृति में भी विविधता है। इस आधार पर उन्हें 4 भाग में विभाजित किया गया है, मतलब अलग अलग उनकी जो बनावट के हिसाब से भी डिफरेंस उसमें देखा जाता है, तो इन्हें 4 भागों में बांट दिया गया है। जैसे कि भाबर, नदियों पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिका की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी की गुटिका का निक्षेपण करती है, इसे भाबर कहते हैं। तराई, भाबर के दक्षिण में सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं, नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। भांगर, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर वेदिका जिसकी आकृति बनाते हैं, वेदिका जैसे एकदम टेबल सपाट बनाते हैं, जिसे भांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को भांगर कहा जाता है। खादर, बाढ़ आने वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, मतलब हर साल बाढ़ आती है और अपने साथ कुछ ना कुछ मलबा मिट्टी लाती है और इन पे फिर छोड़ जाती है, जिससे वो नई मिट्टी आती रहती है, उपजाऊ भी ज़्यादा हो जाता है वो फिर। उसके बाद अगली हेडिंग हमारी आती है प्रायद्वीपीय पठार। तो भारत में प्रायद्वीपीय पठार कौन कौन से हैं? मालवा पठार, छोटा नागपुर और दक्कन का पठार, ये 3 पठार हैं प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है ना, दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। जो शैलों का निर्माण होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया नाम से। यह गोंडवाना भूमि से टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार, जब टूट के अलग हुआ तो वहाँ बना था। इस पठार के 2 भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। ये 2 भागों में डिवाइड है, एक मध्य उच्च भूमि, दूसरा दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाने वाली काली मृदा को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार में काली जो मिट्टी पाई जाती है ना, उस एरिया को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय शैल हैं। अब इसकी उत्पत्ति मतलब कहते हैं इसका जन्म जो हुआ है, इसकी बनावट शुरू हुई है, वो ज्वालामुखी के फटने से हुई है, जिसे इसे आग्नेय शैल कहा जाता है। फिर है अगली हेडिंग हमारी भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के पश्चिम छोर पर स्थित है। भारत का जो मरुस्थल है वो राजस्थान के इधर पश्चिम छोर पे स्थित है, ठीक ना। यह बालू के टिब्बों से ढका हुआ है, रेतीला मैदान है। चाहे तो वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन प्लांटेशन लगा सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं एरिया को, लेकिन अगर हम ऐसा कर देंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बताते हैं सब कि जो भारत का जो ये मैदान है मरुस्थल, यहाँ से अमेज़न को क्या है, रेत जाती है। जब मौसम परिवर्तन, हवाएं चलती है ना, तो उनके साथ जाती है, नदियों में बह के चली जाती है, तो वहाँ तक जाती है। और अमेज़न जंगलों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का लंग्स। और उनको उपजाऊ मिट्टी नहीं मिलेगी तो वैसे ही खत्म होना शुरू कर जाएंगे, ठीक ना। ज़्यादा ऑक्सीजन वहीं से जनरेट होता है पूरे अर्थ का, इसलिए इसको उपजाऊ नहीं बनाया जा सकता। तो ये इधर ही है राजस्थान में। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 किलोमीटर से भी कम वर्षा होती है, मतलब बहुत कम बारिश वहाँ पे होती है। फिर देखो यहाँ पे ये भारत का मरुस्थल है, ये इसके बाद थार मरुस्थल भारत का, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये जो ऐसा ऊँट के
कहते हैं ना कुब्बड़ जैसा बना हुआ है, तो ये क्या है, भारत का मरुस्थल यहाँ पे। यहाँ की जलवायु शुष्क और कंटीली वनस्पति पाई जाती है। यहाँ में जलवायु जो है कि शुष्क होती है, पानी की वर्षा ही कम होती है तो इसलिए शुष्क होगी, और कंटीले वनस्पति पाए जाते हैं वहाँ पे। लूनी नदी यहाँ की एकमात्र बड़ी नदी है, तो ये भी याद रखना कि वो मरुस्थल में कौन सी नदी जाती है, सिर्फ लूनी नदी है। यहाँ बरकान अर्ध चंदाकार बालू के टिब्बे पाए जाते हैं, जो आधे गोल होते हैं ना वैसे चांद की तरह, उसको बताया जाए कि पाए जाते हैं बालू के टीले रेत के। अगली हेडिंग है तटीय मैदान। तो भारत के जो तट जो समुद्र या पानी के एरिया में लग रहे हैं, तो जो वो क्या है, तटीय मैदान होते हैं। तो इसमें कौन सा है, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, कोरामंडल, उत्तरी सरकार जी, इन सबको क्या कहा जाता है, पूर्वीय तट, और यहाँ से लेके यहाँ तक पश्चिमीय तटीय मैदान है। ठीक, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। कौन सा, पश्चिम तटीय मैदान अरब सागर के बीच में है, पास में। पश्चिमी घाट इस साइड हो गया, अरब सागर इधर, और ये बीच में इधर है। अपेक्षाकृत संकरा है, पतला भी है। इस मैदान के 3 भाग हैं। उत्तरी भाग को कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। तो यहाँ से समझ में आएगा, जैसे न्यूज़ में दे देता है कोंकण का क्षेत्र, मालाबार, कन्नड़ क्षेत्र, मैदान, तो ठीक है, यहाँ से समझ में आएगा तटीय क्षेत्र कौन कौन से 3 भाग में बटा हुआ है। सबसे नीचे वाला क्या है, मालाबार, केरल के पास, ठीक है ना, उसके ऊपर कन्नड़, फिर उसके ऊपर कोंकण। ठीक, पूर्वीय तटीय मैदान। अब बात हम करते हैं पूर्वीय तटीय मैदानों की। पूर्वीय घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है एक चौड़ा मैदान। उत्तरी भाग में उत्तरी सरकार कहा जाता है और दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों द्वारा डेल्टा बनता है। ये नदियाँ जो बहा के लाती हैं उनके द्वारा यहाँ पे डेल्टा बनाया जाता है। प्रमुख झील इसमें कौन सी है, चिल्का है, पुलिकट है और कोलेरू है। ये सारी वहाँ की झील हैं। चिल्का झील क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, याद रखना, खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। पश्चिम और पूर्वी घाट दक्कन के पठार के पश्चिम और पूर्वी किनारों पर स्थित है। और ये यहाँ पे बता दिया, इसकी स्थिति मैप में बता रहा है कहाँ कहाँ स्थित है। यहाँ देख लो, ये पूर्वी घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, और ये पूर्वी तट और पूर्वी मैदान यहाँ पे इनके बीच में पाए जाते हैं। मैप में भी देख लिया। अब दोनों में कहता है कि अंतर बताइए। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट दक्कन के पठार का पश्चिमी किनारा बनाते हैं, ये पश्चिमी किनारा बनाते हैं। पूर्वी घाट दक्कन के पठार का पूर्वी किनारा बनाते हैं। यह सतत नियमित किनारा बनाते हैं। इनका विस्तार सतत नहीं होता, मतलब हमेशा नहीं होता। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है और इसकी ऊंचाई 600 मीटर है। सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुड़ी है जो 2695 मीटर है, और सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी पर्वत है जो 1501 मीटर ऊंचा है। इन दोनों में डिफरेंस हो गया यहाँ तक। यहाँ पे देख सकते हो द्वीप समूह है, यहाँ लक्षद्वीप है और ये अंडमान द्वीप समूह है। भारत के द्वीप समूह 2 भागों में बटे हैं। एक लक्षद्वीप है, केरल के मलाबार समुद्र तट के निकट है। ये द्वीपों का एक छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। प्रवाल जो होते हैं ना, उनसे ये जम के बना हुआ है। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है और कावरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। कावरत्ती में इसका मुख्यालय है प्रशासन का। अंडमान निकोबार, यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, अंडमान उत्तर में और निकोबार दक्षिण में है। इसीलिए इसे एक साथ नाम लिया जाता है, लेकिन ये 2 हिस्सों में है। यह माना जाता है कि ये द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। ये द्वीप विषुवत रेखा के समीप स्थित है तथा घने जंगलों से आच्छादित है। घने जंगलों से ये घिरा हुआ है।
भारत की प्रमुख भौतिक आकृतियाँ। अब यहाँ पे मैप में दिखाया गया है भारत की जो प्रमुख आकृतियाँ हैं उनको देख सकते हो, ये सारा पूरा मैप में दर्शा दिया गया है। ठीक है, जितना हमने पढ़ा है वो पूरा एक ही जगह मैप में प्रेजेंट कर देता है। ठीक है ना। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं 1 नंबर वाले। तो यहाँ तक चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को प्ले करके देख लेना, आराम से सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैप के साथ इसमें प्रैक्टिस करोगे तो मैप का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। चलते हम अपने 1-1 नंबर वाले पे, ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस पे। तो दिया है हिमालय पर्वतमाला की सबसे बाहरी श्रृंखला का नाम बताओ। सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे नीचे कौन थी? शिवालिका। ठीक है ना, तो ये श्रृंखला है। हिमालय पर्वतमाला की उत्तरी श्रृंखला का नाम बताओ। अब उत्तर वाली पूछ रहा है तो हिमाद्री। हिमालय और शिवालिका के बीच घनी घाटियों को कहा जाता है, उनके बीच जो घनी घाटियां हैं वो क्या कहा जाता है? दून, देहरादून वगैरह जो है वहाँ पे घनी घाटियों में आता है। हिमालय पर्वत की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? अब उत्तर सीमा पे बता रहा है कौन सी नदी बहती है, तो जो चीन से होती हुई आ रही है, ब्रह्मपुत्रा। उत्तरी मैदान किस मृदा से बना हुआ है? उत्तर का मैदान किससे बना हुआ है? तो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी को बताओ। झेलम, चेनाब, व्यास, रावी, सतलुज। सिंधु तो इस साइड है, ये यहाँ से आके इसमें मिल जाती हैं, तो ये सभी होंगी। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा तथ्य पश्चिम घाट के विषय में सही बात बताता है? यह दक्कन के पठार की पूर्वी किनारा है, कह रहा है कि दक्कन का पठार का पूर्वी किनारा है, या सतत नियमित किनारा बनाते हैं। यही बात हमने पढ़ी थी ना कि सतत मतलब वो बनाते रहते हैं, तो ये वाला सही है। ठीक है ना। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी घाट का पूछ रहा है, पश्चिम घाट। ठीक, अनाईमुड़ी। अगला क्वेश्चन उसमें, प्रायद्वीपीय पठार किस मृदा से बना होता है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लैटराइट मृदा। तो ऐसी कुछ आई थी, सिर्फ आई थी काली। ठीक ना, जलोढ़ और काली ही हमने पढ़ा था। अगर जलोढ़ से तो उत्तरी मैदान बनता है, तो दूसरा क्या हुआ? काली मृदा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, लूनी नदी कहाँ बहती है? लूनी नदी कहाँ बहती है? मरुस्थल एरिया में। तो मरुस्थल एरिया में क्या है? लूनी नदी का बहाव है। फिर क्वेश्चन कहता है चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? पश्चिमी तटीय मैदान में, पूर्वी तटीय मैदान में, या पश्चिमी घाट में? इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ ये? पूर्वी तटीय मैदान में चिल्का झील है, पूरब वाले तट में ना, इस साइड वाले में। कावारती किस स्थान का मुख्यालय है? तो ये आइलैंड में ही है। ठीक है ना। तो कौन सा है? लक्षद्वीप। फिर अगेन क्वेश्चन 13 क्वेश्चन हमारा आ गया, कथन की पुष्टि कीजिए। कहता है भारतीय मरुस्थल की जलवायु शुष्क है जी, और कंटीले होना चाहिए, पंटीले वनस्पति पाए जाते हैं। यहाँ पंटीले नहीं, कंटीले होगा। कंटीली वनस्पति पाई जाती है, कहता ठीक है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 वर्षा होती है, तो ये पुष्टि कर रहा है एक तरह से। ठीक है ना। तो इसलिए कथन क्या होगा? ए सही होगा। रीजन दोनों सत्य है, कहता कथन और रीजन दोनों सत्य है। तो यहाँ दोनों ही सही था। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं? यहाँ पूछा भाग हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार का कौन कौन सा भाग है? तो हमारा पहला दक्कन के पठार भी है, दूसरा मालवा का भी पठार है, और छोटा नागपुर भी है, सिर्फ ये नहीं है। ठीक है ना। तो ये तीनों हैं। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? जिसमें तीनों आ रहे होंगे। ठीक, नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर हिमालय पर्वत श्रृंखला को पहचानिए। कह रहे हैं कि यहाँ जो विकल्प दिए गए इससे हमें हिमालय पर्वत की श्रृंखला के बारे में जानना है। जैसे हिमालय की बाहरी श्रृंखला, यहाँ दून नाम घाटी, कह रहे हैं, तो कौन है?
या फिर यहाँ के शिखर की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तक है। पहचान बताना है कि इसकी कौन सी पहचान है, तो कौन होगी इसकी पहचान में? कह रहा है कि पर्वत श्रृंखला, इसमें से सिर्फ पर्वत श्रृंखला पूछा है, तो बाहरी श्रृंखला सबसे कौन थी? तो शिवालिक, ठीक है ना, सबसे बाहरी श्रृंखला नीचे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प पश्चिमी तटीय मैदान की मुख्य विशेषताओं को अंकित करते? कह रहे पश्चिम घाट की जो विशेषता है तट की, कौन बताता है तट के बारे में? पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य स्थित है, यह मैदान चौड़ा और समतल है, तो ऐसा है ही नहीं, चौड़ा है ही नहीं है, और यह मैदान 2 भागों में बटा हुआ है, ऐसा है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण कहा जाता है, इधर तो 3 भाग में बटा था ना, 2। तो कह रहा है कि पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अगर कंफ्यूजन होगी तो मैप देख लेना एक बार, ठीक है। तो यहां पे हमारा आंसर कौन सा सही होगा? यह पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य स्थित है, दूसरा, पहला और चौथा। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों की छुट्टी में आप एक द्वीप समूह का भ्रमण करने जा रहे हैं जो कि भारत के समीप है। नीचे दिए गए हुए संकेतों के आधार पर अपने भ्रमण स्थल को पहचानिए। यह अरब सागर में स्थित है, यह प्रवाल द्वीप समूह है, इनका मुख्यालय करावती है। तो अभी तक इतना हमने पढ़ लिया है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें कहता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, या फिर लक्षद्वीप है, श्रीलंका है, या मालदीव है। तो इसमें लक्षद्वीप ही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लक्षद्वीप में ही आती है। अरब सागर में भी है, प्रवाल द्वीपों से भी बना हुआ है, और मुख्यालय करावती भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिलान करने का, मैच द फॉलोइंग वाला, ठीक। तो कहता है कि बरकान किससे जुड़ा हुआ है? दलदली क्षेत्र, काली मृदा वाले, या चंद्राकार बालू के टीले। तो बरकान इससे जुड़ा हुआ है। दोआब, 2 नदियों के बीच का भाग। तराई वाला क्षेत्र दलदली क्षेत्र होता है। और दक्कन ट्रैप बचा जो ये काली मृदा, ठीक है ना। तो इन सबको हमने मिला लिया, तो इसमें से हमारा कौन सा होगा, इस हिसाब से देख लो, तो सी वाला सही होगा। अगला कहता है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। अनाईमुड़ी पूर्वी घाट का सबसे उच्च शिखर है, कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, दोनों में से सही कौन सा विकल्प है? कथन 1 और 2 सही है, दोनों कथन गलत हैं, तो कौन सा कथन सही होगा? तो ये जो पहला है, अनाईमुड़ी जो पूर्वी घाट की सर्वोच्चतम शिखर है, ये गलत हो जाएगा, ठीक। और कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, तो ये सही है, इस हिसाब से सही है। आगे क्वेश्चन हमारा, गंगा के मैदान का विस्तार डैश और डैश नदी के बीच हुआ है। गंगा का विस्तार तीस्ता और घग्गर नदी के बीच है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है अगला क्वेश्चन वाला, तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, अंक वाले। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो 2 से 3 नंबर वाले हैं। भारत में हिमालय के ऊंचे शिखर के नाम बताइए तथा उनकी ऊंचाई भी लिखिए। अब इसमें करना क्या है, हमें नाम तो बताना, साथ में उसकी हाइट भी बतानी है। तो हम नाम के साथ बता देते हैं। जैसे पहला हमारा हो गया कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर, ठीक। नंगा पर्वत 8,126 मीटर। दूसरा है
कॉमेट 7,756 मीटर, और नामचा बरुआ, ये सब पहाड़ पर्वतों के नाम हैं। 7,756 मीटर, ये दोनों सेम है, ठीक है ना। तो ये तो पहले का आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाद्री की 5 विशेषताएं बताइए। हिमाद्री की 5 विशेषताएं क्या होती हैं कि यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला जिसमें लगभग 6,000 मीटर की औसत ऊंचाई है, ठीक है ना, और वाले सबसे जो ऊंचे पर्वत भी इसी में पाए जाते हैं। उसी में क्या है कि हिमालय के जो हिमालय पर्वत है हमारा, हिमालय, ठीक है ना, कि सभी शिखर भी हैं, मुख्य शिखर जितने हैं इसी में ही हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप सुन लो, अपने सपोर्ट मटेरियल को साथ में रख के सुनते रहिएगा, ठीक है ना। हम आंसर आपको डिक्लेयर कर दें, जैसे आपको लर्न करने में ज़्यादा आसान होगा। उसके बाद कहता है, हिमालय के यह भाग क्रोड ग्रेनाइट, जो पत्थर ग्रेनाइट पत्थर होते हैं उनसे बना हुआ है। यह श्रृंखला सदैव बर्फ से ढकी होती है तथा इसे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, मीन्स नदियों का प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की 3 विशेषताएं। जो हिमाचल हिमालय उसकी 3 विशेषता क्या है? इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है, मतलब जो परिवर्तन करती रहती हैं। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर तक है, 4500 मीटर तक है। चौड़ाई 50 मीटर है, किलोमीटर, ठीक। और इसी का सबसे ऊंचा जो वो है, जो पर्वत श्रृंखला इसमें आती हैं, एक पीर पंजाल, ठीक, सबसे लंबी श्रृंखला है, सबसे लंबी श्रृंखला, तथा धौलाधर और महाभारत, ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं जो इसमें महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। और इसमें है जो कश्मीर घाटी तथा हिमाचल की कांगड़ा तथा कुल्लू की घाटियां इसी में स्थित हैं। और इसी में क्या है कि हिमाचल वाले में कुल्लू, और जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस हैं अच्छे, कांगड़ा और कुल्लू, वो सब इसी में पाई जाती हैं। शिवालिका की 3 विशेषताएं। अब शिवालिका की 3 विशेषता तुम्हें बतानी है, तो इसमें उसकी चौड़ाई 10 से 500 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर तक है। हाइट इसकी 900 से 1100 मीटर में है, ठीक है ना, ये किलोमीटर में है, ठीक, इन्हीं के बीच में है। और ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला से नदियों के द्वारा लाई गई जो संपीड़ित मतलब मिट्टी मृदा होती है उसका बनी होती है। और हिमालय तथा शिवालिका के बीच स्थित लंबवत घाटी दून हिमालय और शिवालिका के बीच, जो लंबी घाटियां होती हैं उनको दून के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? देहरादून और कोलिड दून और पाटिल दून, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। अगला क्वेश्चन है, नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। तो इसमें हम नदियों के अनुसार, जैसे हमने पढ़ा था इसमें चैप्टर में, और नदियों के एरिए में 2 नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है और कौन सी नदियों के बीच में कौन सा हिमालय आता है, किस क्षेत्र में कौन सा हिमालय आता है ना, वही वाला हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे, जैसे पहला पॉइंट हमारा आएगा कि जो सिंधु नदी है ना, सिंधु और कौन सी थी? सतलज, ठीक, सतलुज नदी के बीच में, इन दोनों के बीच में जो हमारा आता है वो कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय, ठीक है ना। इन दोनों नदियों के बीच में हमारा पंजाब हिमालय है।
उसके बाद है दूसरा सतलुज और काली नदी के बीच में, इन नदियों के बीच में हिमालय है। कौन सा? इन नदियों के बीच में कुमाऊं हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पे कुमाऊं हिमालय आ गया। ठीक, काली नदी और सतलुज नदी के बीच में। थर्ड पॉइंट हमारा है जो काली नदी है, काली तथा तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। ठीक, इन दोनों के बीच में नेपाल हिमालय है, नेपाल वाला एरिया है। ठीक, नेपाल हिमालय है। उसके बाद जो बचा तीस्ता तथा दिहांग, इन नदियों के बीच में असम हिमालय है, असम हिमालय। ठीक, तो ये हिमालय की जो श्रृंखलाएं थी, जो भाग थे, वर्गीकरण किया गया नदियों के आधार पे, ये आपकी हो गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उत्तरी मैदान के मोटे तौर पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। कह रहे उत्तरी मैदान को जो है कि एक मोटी मोटा देखा जाए तो कितने भाग में डिवाइड किया गया है। तो इसके भाग कौन कौन से हो जाएंगे? सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों, जो जैसे सिंधु नदी हो गई ना, उसकी सहायक कितनी है? 5 नदियां हैं। ठीक, एक हो जाएगी झेलम, दूसरी चेनाब, तीसरी रावी और व्यास, और फिर सतलुज नदी। ठीक, इन नदियों से मिलके ये नदी बनी हुई है। ठीक है ना, कहते हैं कि इन 5 नदियों से मिलके जो अधिकतर दोआबों का निर्माण करती है। अब 2 नदियों के बीच में एक दोआब, 2 दोआब, 2 नदियों के बीच में जो आएगा वो दोआब होगा। 5 नदियों से मिलके बनी हुई भूमि को क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। ठीक है ना, पंजाब का मैदान कहलाता है। तो ये इन दोआबों से जो बना हुआ है वो पंजाब का मैदान कहलाता है। इसका अधिकतर भाग कहाँ चला गया है? वो पाकिस्तान में चला गया है। दूसरा पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि घग्गर, गंगा घग्गर, गंगा घग्गर, ठीक ना, घग्गर और तीस्ता नदियां जो है, तीस्ता नदियों जो तीस्ता नदियां हैं, इनके बीच के मैदान जो है गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। इन नदियों के बीच का जो घग्गर और इन सब के बीच के जो मैदान है उसको गंगा का मैदान बोला जाता है, गंगा का मैदान। ठीक, इनसे मिलके, इन नदियों से मिलके गंगा का मैदान जो है बनता है। और ये किन क्षेत्रों में आता है? जो है हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के भाग में, और पश्चिम बंगाल, जो हमारा लास्ट में पश्चिम बंगाल बचा हुआ वो आता है। ठीक है ना, ये सब क्षेत्र इसमें आते हैं, इसके उत्तर के मैदान में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है उत्तर मैदान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब जो ये उत्तर का मैदान बना हुआ है, इसकी विशेषताएं क्या है? अगला क्वेश्चन है उत्तरी मैदान की विशेषता का वर्णन। तो इसका वर्णन क्या क्या है, इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं, तो इसको सुन लो, लिख लेना आप। आपके बुक में दिया गया है
जो क्वेश्चन है उसके आंसर के लिए आप सपोर्ट अपना खोल के रखिए, साथ में रिवीजन होती रहेगी। जैसे कि इसका पहला दिया हुआ है पॉइंट, इस मैदान का निर्माण मुख्यतः हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से होती है जो उपजाऊ होती है। इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है ना। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है, ठीक है ना। इतनी इसकी लंबाई चौड़ाई है। कहते हैं कि यह जो है पर्याप्त पानी की उपलब्धता यहाँ पे है, अनुकूल जलवायु के कारण यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ होता है, पानी की सुविधा सही मिलती है, जिससे यहाँ पे जो फसल अच्छी होती है मैदानों में। यह मैदान भारत का संघन आबादी वाला है। संघन आबादी मतलब जहाँ पे अब जैसे ज़्यादातर हम देखेंगे तो नदियों के किनारे ही सारे बढ़िया बढ़िया जो शहर हैं वो बसे हुए हैं। कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, ये सब नदियों के किनारे बसे हैं। जैसे हमारी दिल्ली है यमुना के किनारे बसी हुई है, आगरा है वो भी यमुना के किनारे बसा हुआ। बहुत सारे जो शहर हैं ये सब नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। तो नदियों के किनारे क्या है ना, सारी सुविधा मिल जाती थी पहले से, जिससे ये वहाँ आसानी से रह लेते थे। सुविधा में देख सकते हैं यातायात की सुविधा, मछली वगैरह पकड़ के खा लेते थे उस टाइम में जब पहले खेती नहीं करते थे, तो इसलिए लोग यहाँ पे बसा करते थे। इस मैदान की नदियाँ समुद्र में गिरती हैं, गिरते हुए ये एक डेल्टा का निर्माण करती हैं और यह डेल्टा भी उपजाऊ है, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन 8वां, प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की जो विशेषता है उसके बारे में बताओ, तो इसको भी हम लिख लेंगे। यह तो सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना लैंड का है, गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, और जो कि कौन सा प्रायद्वीपीय पठार जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो एक मेज की आकृति में लाइक टेबल ऐसे हर ज़मीन से ये थोड़ा सा ऊंचा होगा, जैसे हम टेबल रख देते हैं और आसानी से बैठते हैं, तो ये हर ज़मीन से क्या होता है थोड़ा सा ऊंचा बना होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। तथा ये आग्नेय पुरानी क्रिस्टलीय तथा रूपांतरित शेल है, ये परिवर्तित होती थी शेल, उससे बना हुआ है। अगले पॉइंट में लिख सकते हैं हम, इसके 2 भाग हैं। नर्मदा नदी के दक्षिण में एक त्रिभुजाकार भाग है और ट्रायंगल टाइप का, और दूसरा क्या है कि इसे दक्षिण का पठार, और इसे हम दक्षिण का पठार कहते हैं। जबकि उत्तरी भाग, ऊपर साइड में जो है उत्तरी भाग का जो मध्य उच्च भूमि कहा जाता है, जो उत्तरी भाग का है जो उसे मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। इस मध्य उच्च भूमि में कौन कौन सा आता है, छोटा नागपुर का पठार, ठीक, और बुंदेलखंड का पठार और मालवा का पठार इसमें आते हैं। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है, इसे मेघालय तथा कार्बी आंगलोंग पठार भी कहते हैं, और दक्षिण पठार में पश्चिम तथा पूर्वी किनारे क्रमशः पश्चिम घाट तथा पूर्वी घाट कहलाते हैं, इसी के हिस्से में जुड़ा हुआ है। और प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाती है कि काली मृदा है, और जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। जो काली मिट्टी से बना हुआ है वो दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपके 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में आपके 5 नंबर वाले, 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। इसमें जब से पहला ही क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले हम पूर्वी घाट का कर लेते हैं, तो पश्चिमी घाट का कोई सा भी एक ले लो, आपके सपोर्ट में पश्चिमी दिया हुआ है, तो पश्चिमी घाट हम कर लेते हैं इसमें पहले, ठीक। या तो आप ऐसे कर सकते हो, सामने सामने लिख सकते हो दोनों, वो भी चल जाएगा, लेकिन अब ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ऐसे तो कॉलम ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम हेडिंग डाल के ही इसको लिख सकते हैं। एक बार हेडिंग डाल दिया, उसके नीचे पूरे उसके डिफरेंस पॉइंट ऐसे लिख डालो। तो पश्चिमी घाट में हम लिखेंगे जैसे कि होता है, पश्चिमी घाट में जो दिया गया है, पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर सतत श्रृंखला है, जिसे केवल
दर्रों से ही पार किया जा सकता है। करे सतत श्रृंखला है पश्चिमी घाट वाली, जिसे पतले पतले सकरे सकरे रास्ते होते हैं ना दर्रे, उनसे पार किया जा सकता है। पश्चिम घाट की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 900 से, जैसा हमने पढ़ा है 900 से 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर के दक्षिण ओर बदलती जाती है। कह रहे उत्तर से, जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो ये ऊंचाई बदलती जा रही है। और अनाईमुड़ी इसका सबसे उच्च शिखर है। जो अनाईमुड़ी पर्वत है उसका सबसे ऊंचा पर्वत है। बात करते हैं अब हम पूर्वी घाट की। तो पूर्वी घाट में क्या हमें मिलता है? पूर्वी घाट पूर्व तट के समांतर सतत श्रृंखला है। समांतर है कि सतत श्रृंखला है जिसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां काटती हैं। और इसे, जैसे ये इस साइड से है तो बंगाल में गिरने वाली जो नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में जो गिरती हैं उसे इन्हें ये काटती रहती हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई, इसकी हाइट जो है 600 मीटर है। और महेंद्रगिरी इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक है ना। इसमें महेंद्रगिरी पर्वत है और उसमें सबसे ऊंचा अनाईमुड़ी है, अनाईमुदी या अनाईमुड़ी जो भी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर अब मरुस्थल आ गया, जो थार का मरुस्थल, उसकी यहाँ पे क्या होती है? सब पहले बात तो वर्षा कम होती है, 150 मीटर होती है, सिर्फ मिलीमीटर वर्षा होती है। इस क्षेत्र में पेड़ पौधे हैं नहीं, मरुस्थल है तो वनस्पति कम होते हैं। इस क्षेत्र में नदियाँ कम जल होने के कारण समुद्र तक नहीं पहुंच सकती, जाते जाते बीच में रास्ते में सूख जाती हैं तो आगे समुद्र तक नहीं जा सकती हैं। इस क्षेत्र में वर्षा भी बहुत कम होती है, ठीक है ना। सिर्फ बारिश के सीजन में थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है, यहाँ पे ज़्यादा बारिश वारिश नहीं होती है। और बरकान, जहाँ पे अर्धचंद्र वाला टीला बनता है, आधा चांदा से होता है ना, ऐसे टीले बन जाते हैं, ठीक है ना। एक टीला इधर बन गया, एक टीला इधर, तो ऐसे एक शेप सी बन जाती है आधे चांद की तरह, ठीक है ना, मिलती है। लंबवत बालू के टीले भारत पाकिस्तान की सीमा के निकट जैसलमेर में दिखाई देते हैं। और लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। इस क्षेत्र की जो नदी है सबसे बड़ी वो लूनी है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, पश्चिमी तटीय तथा पूर्वी तटीय मैदान में अंतर। अब पश्चिम तट और पूर्वी तटीय मैदान में अंतर बताना है। तो पहले एक एक करके हम कर सकते हैं। जैसे पश्चिम वाला पहले कर लिया, जैसे अभी हमने किया था, पश्चिमी वाले में कर लेते हैं मैदान में। तो पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य स्थित है ये। पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच में ये मैदान स्थित है। पश्चिमी तट के मैदान के 3 भाग हैं, जैसे हमने देखा था, ऐसे ऐसे करके 3 भाग हैं, ठीक है ना। उत्तरी भाग को कोंकण कहा जाता है, ऊपर वाले को कोंकण, ठीक है ना। इस बार ये मैप में शायद पूछ भी ले, कोंकण। और मध्य को कन्नड़ और दक्षिण भाग को मालाबार, ठीक है ना। इस तरह से इनको बांटा गया है। तो अब उसके बाद आती है बात पूर्वी तट की। पूर्वी तटीय मैदान, तो पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित मैदान है। पूर्वी तट का है, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। पूर्वी तटीय मैदान 2 भागों में विभाजित है। जैसे उसके 3 पार्ट थे, इसके 2 भाग में बांटा गया है। उत्तरी भाग को सरकार तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल कहा जाता है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यह मैदान विस्तृत है, बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है चौथा क्वेश्चन, भारतीय द्वीप महासमूह की विशेषता बताइए। भारतीय जो द्वीप समूह है उनकी विशेषता बताना है। तो इसमें क्या है कि जो द्वीप समूह आते हैं उनके बारे में, जैसे कि अब एक लक्षद्वीप समूह है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनके बारे में। तो पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं लक्षद्वीप के लिए। लक्षद्वीप समूह, ये द्वीप समूह जो प्रवाल से बने हुए हैं, ठीक है ना। लक्षद्वीप जो है प्रवाल का इकट्ठा हुआ है, तो उसी से निर्मित हुआ है। अरब सागर में ये स्थित है और ये भारत के इस साइड में है, तो ये अरब सागर में स्थित है, ठीक है ना। और इनका कुल क्षेत्रफल 32 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, सिर्फ 32 किलोमीटर। और करावती इसका प्रशासनिक मुख्यालय है,
जो हम कई क्वेश्चनों में भी देख चुके हैं। इस द्वीप समूह में पादपों और जंतुओं की अनगिनत प्रकार की प्रजातियां हैं, मतलब कई प्रकार की प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। अब अगले उस पर चलते हैं, तो ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान में क्या है, एवं निकोबार डाल देते हैं, निकोबार। इसमें ये द्वीप समूह उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं और 2 भागों में विभाजित है। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। जो ऊपर में है वो अंडमान है, नीचे वाले में निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, ये द्वीप जलमग्न पर्वतों का हिस्सा माने जाते हैं और इनकी जलवायु विषुवती है। इस द्वीप समूह में जो पादप हैं तथा जंतुओं की बहुत विविधता पाई जाती है, अलग अलग पाए जाते हैं इसमें। द्वीप देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पोर्ट ब्लेयर इसका प्रशासनिक है। यहाँ पे क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हिमालय भारत के लिए वरदान स्वरूप है, इस कथन का विश्लेषण करिए। तो हमें बताना है कि आखिर कैसे जो हिमालय है वो भारत के लिए क्या है, एक वरदान माना जाता है। तो हमने कभी सुना होगा, गाने बचपन में भी सुना होगा, पोएम में, कि उत्तर में खड़ा हिमालय संतरी पहरेदार है, जो भी उत्तर से बहुत सी चीज़ें आने से रोकता है। ठीक है, बहुत सी फ़ायदा, मतलब हम लोग को बेनिफिट पहुंचाता है। जैसे भारत को अजीवित सीमा प्रदान करता है, मतलब एक सीमा, बाउंड्री प्रदान कर देता है। ठीक है ना, यहाँ तक एकदम बाउंड्री लाइन से, एकदम जहाँ तक भारत की सीमाएं हैं वहाँ तक ये पूरा बाउंड्री लाइन करता है। मानसूनी हवाएं इससे टकरा के रिटर्न हो जाती है, नहीं तो दिल्ली उल्ली में सर्दी तो अभी बहुत तगड़े की हो जाती, ठीक है, रोक लेता है और भारत में वर्षा का कारण बनता है। और इधर से जो हवाएं जा रही होती हैं मानसूनी वर्षा, वो इसी से टकरा के फिर वापस आ जाती हैं, तो जाते भी बारिश करती हैं और आते वक्त भी बारिश करती हैं, तो उस पार नहीं ये जा पाती हैं। और सदा नीरा नदियों का एकमात्र स्रोत है, और यहाँ पे जब बर्फ़ जम जाती है तो हमेशा नदियाँ क्या है, पानी बहता रहता है। सदा नीरा मतलब हमेशा पानी 12 मासी चलती रहती है। प्राकृतिक संसाधनों का अच्छे भंडार है, मतलब बहुत इसमें पाया जाता है, बहुत ज़्यादा भंडार है इसमें, प्राकृतिक संसाधन अच्छे पाए जाते हैं। जो घूमने जाते हैं लोग उनको पता है, बहुत सी जड़ी बूटियाँ वगैरह भी यहाँ पाई जाती हैं। सुंदर घाटियों और स्वास्थ्यवर्धक आश्रय स्थल भी हैं अच्छे, मतलब वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए भी बनाए गए हैं जो आयुर्वेदिक वाले हैं, और सुंदर घाटियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं। तो हिमालय से बहुत है, जितना वर्णन कर लो कमी है, ठीक है ना। तो शॉर्ट में आप 4-5 लाइन लिख सकते हो। लास्ट है अगला क्वेश्चन, भारत की भौतिक आकृति भविष्य में विकास की अनेक संभावना प्रदान करती है, विश्लेषण कीजिए। कह रहे जो भारत की आकृतियां हैं इनसे क्या हमें क्या भविष्य में भी बहुत कुछ प्रदान हो सकता है, तो उसके बारे में बताइए अगर आपको लगता है तो। हाँ, हो सकता है, जैसे कि उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं, उत्तर से पर्वत से क्या पानी और जंगल, ये सब मुख्य स्रोत हैं। और उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं, उत्तर के जो मैदान हैं वहाँ पे अन्न उगाए जाते हैं, ज़्यादा कृषि होती है। और पठारी भाग खनिज के भंडार हैं, और औद्योगिकीकरण अनंत अवसर प्रदान करना है। इनकी मतलब भौगोलिक स्थिति की वजह से यहाँ पे बहुत से अवसर काम के, रोजगार के उपलब्ध हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन आंसर की भी हमने प्रैक्टिस करा दी, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ी भी कुछ डाउट है, नहीं समझ में आता है, तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को एक दो बार सुन लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।